Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to biology class. We were discussing in last class chapter 6 enzymes. Yes. Do you remember the last lecture? We discussed about metabolism, types of metabolism, कि metabolism क्या है, उसकी types कितनी है और क्या है. Two types, anabolism and catabolism. Then we discussed activation energy, कि activation energy क्या होती है और basically क्यों required होती है. Next, फिर हमने स्टार्ट किया अबाउट एंजाइम्स. व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स क्या होता है, ठीक है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे. We discussed so many characteristics of enzymes. I hope the previous lecture was clear. Now we are starting today's lecture, that is uses of enzymes. यूजेस ऑफ एंजाइम्स. हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा कि बेसिकली व्हाट आर एंजाइम्स. एंजाइम्स के बारे में हमने ये देखा कि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है, प्रोटीन से मिलके बनते हैं और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं. दैट्स व्हाई वी यूज टर्म बायो कैटलिस्ट. तो अगर ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और ये बायो कैटलिस्ट हैं तो हम इनको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. Mubashira, that's very good. Good answer you have given. Excellent. Now we are discussing uses of enzymes. Enzymes are used to make and improve nearly 400 everyday consumer and commercial products. They are used in food and beverages processing, animal nutrition, textiles, household cleaning, and fuel for cars and energy generation. Enzymes are crucial to make cheese, brewing beer, baking bread, extracting fruit juices, tanning, leather, and much more. Basically, enzymes हमारे in every field of life आप कह सकते हो कि they are used. They are being used in different fields of life. हम अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें या ब्रूइंग इंडस्ट्री की बात करें या हम अपने डिटर्जेंट्स की बात करें, बायो डिटर्जेंट्स की, या पेपर इंडस्ट्री, हर फील्ड में एंजाइम का यूज़ है. कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की एक्सट्रैक्शन के लिए, किसी ना किसी चीज़ की फॉर्मेशन के लिए, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करवाने के लिए वी नीड एंजाइम्स. आप बहुत केयरफुली देख लीजिएगा वॉट एवर इज बींग शेयर्ड on your screen, so just see carefully, watch carefully. Now we are going to see the usage of enzymes, कि किस तरह से enzymes को different industries में use किया जा रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ इनको जो है वो use किया जा रहा है और हमें इनको इस्तेमाल करते हुए क्या चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं. Whatever is showing on your screen, we have discussed. Yes, दे आर यूज टू गेट सेल्यूलोज फॉर पेपर मेकिंग. आपको पता है ना कि जो भी बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, हमारी जो भी हमारा पेपर फॉर्म होता है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनता है.
And from where cellulose is obtained? Cellulose is basically got from wood, plant cell. प्लांट्स जो हैं, शायान, बेटा स्विच ऑफ योर कैमरा, कैमरा ऑफ कीजिए, शायान नईम। जी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हम देखें, हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, वेन एवर वी सी प्लांट्स, तो हम ये देखते हैं कि प्लांट के सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज सेल वॉल, जो कि मैंडेटरी है एंड इट ऑलवेज अकर्स इन प्लांट सेल। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल इज सेल्यूलोज। तो अगर हमें सेल्यूलोज ऑब्टेन करना हो, वी नीड एंजाइम्स। सेलुलोज को हासिल करने के लिए, पेपर बनाने के लिए जो है वो बेसिकली हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एंजाइम्स। एंजाइम्स आर वेरी हेल्पफुल इन पेपर इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल लेवल पे एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है टू मेक पेपर्स, नॉट ओनली ऑन इंडस्ट्रियल लेवल बट ऑल्सो इन फूड इंडस्ट्रीज। अब अगर हम देख रहे हैं कि पेपर इंडस्ट्री में तो यूज़ हो गए, बट ऑल्सो दे आर यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री। तो फूड इंडस्ट्री में जैसे हमारे के जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पिज़्ज़ा है, आप लोग बहुत शौक से खा रहे होते हैं ना इन चीज़ों को, ठीक है। ब्रेड है, योगर्ट फॉर्म होती है, तो इन सब में हमारे पास जो है वो एंजाइम्स की फंक्शनिंग होती है। एंजाइम की जो है वो एंजाइम का फंक्शन इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट बन के आपके सामने आता है। हमने ब्रेड मेकिंग में क्या पढ़ा था कि हम सारे कंटेंट्स को जो है वो मिक्स कर लेते हैं, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स को, देन वी गिव टाइम टू दैट, और फिर उसके बाद जो है वो हम उसको बेक करते हैं। तो एंजाइम्स जो है वो वहाँ काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर एक ब्रेड की शक्ल आपके सामने आती है। आप मिल्क से योगर्ट बना रहे होते हो, तो हाउ मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू द योगर्ट? बिकॉज ऑफ द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की फंक्शनिंग की वजह से दूध का कन्वर्जन होना दही में, योगर्ट में, ये एंजाइम का एक बहुत ज़बरदस्त यूज़ है। कमर्शियली और इंडस्ट्री में अगर हम देखें, कमर्शियल लेवल पे अगर हम देखें तो ये बहुत सुपर्ब इसका यूज़ है। चीज़ की प्रोडक्शन होती है, वी कैन मेक चीज़ with the help of enzymes.
ओके, थैंक यू युसरा, थैंक यू सो मच। आई रिपीट दिस थिंग, आपने पीएच के बारे में देखा, ठीक है। अब हमने इसको ग्राफ से भी समझा। आप दोबारा से देख लीजिए कि ग्राफ में हमें क्या दिखाया कि ये एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन है, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है। यहाँ सबसे ज़्यादा एंजाइम की एक्टिविटी है, तो ये जिस पीएच पर होगी, क्योंकि नीचे एक्स एक्सिस पे ना हमारे पास पीएच की वैल्यूज़ होती हैं। अब ये जिस पीएच पे होगी वो ऑप्टिमम पीएच है, ठीक है। तो हम ऑप्टिमम पीएच किसे कहते हैं? हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं वो फेवरेबल पीएच जहाँ एंजाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। वो पॉइंट पीएच का, पीएच स्केल पे जहाँ एंजाइम की एक्टिविटी बेस्ट शो हो रही होती है, सबसे ज़्यादा शो होती है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। अगर एक्सट्रीमली हाई या लो पीएच वैल्यूज़ होती हैं तो उसके रिजल्ट में होगा क्या? अगेन एंजाइम विल लॉस देयर एबिलिटी टू रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट और वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। अब आपके पास एग्जांपल्स गिवन है, नाउ यू कैन सी हियर द एंजाइम पेप्सिन। यस, पेप्सिन का नाम सुना है आपने? which works in your stomach, functions best in a strongly acidic media। मैंने अभी आपको ये बात कही थी कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो हमारे स्टमक में मौजूद होते हैं और स्टमक की पीएच जो है वो एसिडिक होती है। तो उनमें से पेप्सिन एक है, ये एक्टिव होता है डाइजेशन, जब खाना खा लेते हैं ना हम आफ्टर टेकिंग एनी काइंड ऑफ मील, तो ये एक्टिव होता है। उस वक्त HCl भी रिलीज हो रहा होता है, तो अप्रॉक्सीमेट 1.5 टू 1.2 इतनी जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक पीएच होती है जिस पे ये एक्टिव होता है और बेस्ट अपना जो है वो फंक्शन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम ये कर रहा होता है। सेकेंड इज लाइपेज एन एंजाइम फाउंड इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन वर्क्स बेस्ट इन अ बेसिक एनवायरनमेंट। लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो लिपिड्स के साथ बाइंड होकर उनको ब्रेक करना शुरू करता है। ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स टेक्स प्लेस बाय एन एंजाइम एंड दैट इज नोन एज लाइपेज। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर ये मौजूद है तो वहाँ का जो पीएच है वो बेसिक होता है। इट वर्क्स इन बेसिक एनवायरनमेंट। और जब भी पीएच चेंज होती है, when the pH changes, the active site progressively distorts and affect enzyme function। एंजाइम के फंक्शन पे अफेक्ट आता है पीएच के चेंज होने से। आप किसी भी चीज़ की बात करें, आप पीएच की बात करें, आप टेम्परेचर की बात करें, आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, तो हमेशा अगर इनमें कोई चेंजेस आ रहे होते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी पे अफेक्ट आता है। अच्छा जवेरिया बेटा, एट द एंड ऑफ माय लेक्चर आई विल रिपीट, ठीक है। मैं उस वक्त आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दोबारा करूंगी। अभी हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं, इसी की कंटिन्यूएशन में चलते हैं। आर यू गेटिंग दिस? यस। पेप्सिन pH 2, amylase pH 7, trypsin pH मोर देन 8। अब ये वो एंजाइम्स हैं कि अगर इनको ऐसी स्पेसिफिक पीएच मिलती है तो इनकी फंक्शनिंग बेस्ट होगी। लेकिन अगर एंजाइम की पीएच में ज़रा सा भी एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है, दे विल लॉस देयर एबिलिटी टू बाइंड विद द सबस्ट्रेट। एंजाइम काम कैसे करते हैं? यस, एंजाइम किस तरह से अपने रिएक्शंस करते हैं, किस तरह से बाइंड होते हैं सबस्ट्रेट के साथ, वी ऑल विल डिस्कस इन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? An enzyme attracts substrate to its active site, catalyzes the chemical reaction by which products are formed, and then allows the products to dissociate, separate from the enzyme surface. The combination formed by an enzyme and its substrate is called enzyme substrate complex। इसमें क्या बताया कि एंजाइम के साथ बाइंड होता है आके मॉलिक्यूल, ठीक है, दैट इज सबस्ट्रेट।
वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का। इसमें चेंजेस आते हैं, सबस्ट्रेट में चेंजेस एंजाइम लेकर आता है, उसको कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में और फिर वो डिटैच हो जाता है फ्रॉम द एंजाइम। अब चाहे कोई भी वर्किंग हो, एंजाइम ने काम ऐसे ही करना है, ठीक है। एंजाइम ने काम ऐसे ही करना है कि उसकी एक्टिव साइट पे जाके किसी भी सबस्ट्रेट ने बाइंड होना है, उसने अपना रिएक्शन जो है वो शो करना है। बेसिकली जब हम एंजाइम्स के एक्शन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे रिगार्डिंग द एक्शन ऑफ एंजाइम, रिगार्डिंग इट्स मैकेनिज्म, टू थ्योरीज जो हैं वो प्रपोज की गई। अब वो टू थ्योरीज क्या थी? द वन, लॉक एंड की मॉडल, द नेक्स्ट, इंड्यूस फेट मॉडल। आप दोनों मॉडल्स को जो है वो एक नज़र डाल लीजिए उस पर। लेट्स हैव अ ग्लांस टू दीज टू मॉडल्स सो दैट वी मे अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एंजाइम्स। Lock and key model. In previous class, maybe in first class when I took this, when I started this chapter, that is enzyme, मैंने आपको एक बात कही थी कि आपके घरों में जो लॉक हैं वो एक पर्टिकुलर की से अनलॉक होते हैं। नॉट एवरी की कैन अनलॉक योर लॉक। बिल्कुल यही चीज़ एंजाइम के साथ जो है ना वो फिट आती है, ठीक है। हुआ क्या कि 1894 में एम एल फिशर एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बेसिकली ये प्रपोज किया फर्स्ट थ्योरी, जो इसके पोस्टुलेट्स थे लॉक एंड की मॉडल के, और ये शो करते हैं हाई स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम, स्पेसिफिक एक्शन ऑफ एन एंजाइम विद अ सिंगल सबस्ट्रेट कैन बी एक्सप्लेन्ड। हमने पढ़ा था ना कि एंजाइम जो है वो हमेशा एक ही पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ अटैच होंगे जिसका शेप मैच करेगा। देखें प्रीवियस क्लास में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैंने डिस्कस किया था, आपको डिफरेंट शेप्स दिखाए थे एंजाइम की एक्टिव साइट के और सबस्ट्रेट के, कि अगर सब एक्टिव साइट का शेप ऐसा है, कॉम्प्लीमेंट्री है टू द सबस्ट्रेट, तो ही सबस्ट्रेट आके अटैच होगा, अदरवाइज वो उसके साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं होगा, कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। जी रामीन, पहले रिएक्शन स्लो डाउन होता है उसके बाद होगा ये काम, ठीक है। एकदम डीनेचर नहीं होते, ये डीनेचर एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जाके होते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे लॉक एंड की मॉडल, फर्स्ट पोस्टुलेटेड इन 1894 बाय फिशर। इन दिस एनालॉजी द लॉक इज द एंजाइम। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि आपका जो एंजाइम है दिस इज कंसिडर्ड एज लॉक, और आपका जो सबस्ट्रेट है दिस इज कंसिडर्ड एज की। and we know that only the correctly sized key मतलब substrate fits into the keyhole, that is the active site of lock, that is enzyme। आपकी जो की है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर लॉक के होल में एंटर होती है, तो वो होल एक्टिव साइट है, आपका लॉक एंजाइम है और आपकी की जो है वो सबस्ट्रेट है। डोंट यू हैव एनी डिफिकल्टी इन इट? आई होप सो। यू कैन सी इन दिस डायग्राम। अगर कि सबस्ट्रेट का जो शेप है वो कॉम्प्लीमेंट्री है टू द एंजाइम यानी लॉक, और उसकी एक्टिव साइट जो होल जिससे वो एंटर हो रही है, ठीक है, तो ही रिएक्शन प्रोसीड होगा। अगर इनकरेक्ट सबस्ट्रेट होगा, इनकरेक्ट की होगी, तो वो कभी भी आपका जो केमिकल रिएक्शन है उसको प्रोसीड नहीं करवाएगी। इज दैट क्लियर? तो लॉक एंड की मॉडल से क्या बात हमें समझ में आई कि एंजाइम्स और सबस्ट्रेट का एक स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री ज्योमेट्रिक शेप होता है जो एग्जैक्ट होता है एक दूसरे के लिए। अगर उस शेप में, अगर उसके साइज में कोई डिफरेंस आता है, कोई चेंज आता है, तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। शेप के साथ साथ साइज का भी फर्क आता है। यहाँ शेप वही है लेकिन सबस्ट्रेट का साइज जो है वो चेंज है, तो फिर वो कैसे फिट होगा? ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दीज टू थिंग्स, साइज एंड शेप। ये दो चीज़ें लॉक एंड की मॉडल में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। द नेक्स्ट मॉडल वॉज इंड्यूस फिट मॉडल। अब इंड्यूस फिट मॉडल है क्या?
It was suggested by Daniel Koshland in 1958. Induced fit मॉडल वो है जिसको बहुत ज़्यादा अप्रूवल मिला देन लॉक एंड की मॉडल, और कहा यह जाता है कि इस मॉडल में जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्टिव साइट जो है वो डिस्कस की गई इन इंड्यूस फिट मॉडल। The induced fit model is a model for enzyme substrate interaction. लॉक एंड की मॉडल भी इन दोनों के ही इंटरेक्शन का है, but the difference here, it describes that only the proper substrate is capable of inducing the proper alignment of the active site that will enable the enzyme to perform its catalytic function. हमेशा याद रखिएगा कि एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट आके बाइंड होते हैं, ठीक है। इंड्यूस फिट मॉडल इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल है, उसमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जब सबस्ट्रेट आके उसके साथ अटैच होता है, बाइंड होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत जो है वो चेंजेस आती हैं, जिसको हम कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस कहते हैं, ठीक है। उसमें जो चेंजेस आती हैं वो कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस हैं, शेप चेंज होता है और फिर वो एकदम स्टेबलाइज शेप में आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? जवेरिया, आप अपना नेटवर्क चेक करो बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अब मुझे बता दीजिएगा। ओके, सो वी डिस्कस्ड हेयर मैकेनिज्म। हमने मैकेनिज्म्स देखे और मैकेनिज्म्स में हमने ये देखा कि हाउ एंजाइम रिएक्ट्स विद सबस्ट्रेट, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर किस तरह से ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो एंजाइम्स को अगर एक्शन परफॉर्म करना है तो देयर आर टू वेज इन विच एंजाइम कैन परफॉर्म। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम को समझने के लिए टू थ्योरीज प्रपोज की गई, एंड दैट वर लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। आई होप यू डोंट हैव एनी डिफिकल्टी टिल हियर। नाउ वी आर डिस्कसिंग स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। ये एक छोटा सा टॉपिक है। इट टेल्स अबाउट द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, के एंजाइम्स किन किन चीज़ों के लिए स्पेसिफिक हैं। यू हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी एंड यू विल टेल। रामीन, ओरिजिनल शेप मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्फर्मेशनल चेंज आता है, फिर वो वैसा ही होगा जैसा वो था, वैसे ही अवेलेबल होगा फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है। बहुत कंप्लीट चेंज नहीं आता शेप में, स्लाइड चेंज आता है। Absolute specificity, the enzyme will catalyze only one reaction. हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर एक एंजाइम है तो वो एक अपना पर्टिकुलर जो रिएक्शन है उसको कैटेलाइज करता है। लेट सपोज अगर हमने प्रोटीएज के बारे में पढ़ा तो वो प्रोटीन पर ही एक्ट करेंगे, दे विल नेवर एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट। अगर आप टाइलिन की बात करते हैं, टाइलिन एक एंजाइम है, तो टाइलिन ने कार्बोहाइड्रेट्स पर ही एक्ट करना है, इट विल नेवर अटैक ऑन प्रोटीन्स। इज दैट क्लियर? और एक वक्त में एक रिएक्शन। Group specificity. Group specificity, the enzyme will act only on molecule that have a specific functional group such as amino, phosphate and methyl groups. Is that clear? एंजाइम जब किसी भी सबस्ट्रेट या किसी भी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली बाइंड होते हैं वहाँ एक पर्टिकुलर ग्रुप। जैसे अगर प्रोटीन है तो आपको पता है कि वहाँ अमाइनो ग्रुप मौजूद होगा, ठीक है। तो अगर उन्होंने अमाइनो ग्रुप पे अटैक करना है तो वो उसी जगह पे बाइंड होंगे रिगार्डलेस ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर?
ग्रुप स्पेसिफिसिटी वही है जो अभी मैंने आपको बताई कि एंजाइम एक पर्टिकुलर ग्रुप पे एक्ट करते हैं. लेट्स सपोज पैप्सिन इज एन okay, I'm repeating this. Pepsin is an endopeptidase enzyme that hydrolyzes central peptide bonds in which the amino group belongs to aromatic amino acids phenylalanine, tyrosine and tryptophan. देखो भाई ये थोड़ा सा जो है ना एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड. आपने जो है वो सिर्फ ये चीज़ अपने जहन में बैठानी है कि एंजाइम अगर किसी मॉलिक्यूल पे किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं बाइंड होते हैं, ठीक है, तो वो ये सबसे पहले स्पेसिफिक होते हैं कि उनको कौन से ग्रुप पे अटैक करना है. उन्हें मिथाइल ग्रुप के साथ जो है वो बाइंड होना है, उसमें चेंजेस लाने हैं, या अमाइनो ग्रुप के साथ चेंजेस लाने हैं, या जो है वो फॉस्फेट ग्रुप, जिस ग्रुप के साथ भी उनको काम करना होता है उनमें चेंजेस लाने होते हैं, ये उसी के साथ जो है वो बाइंड करते हैं. ग्रुप स्पेसिफिसिटी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, केमिस्ट्री में आपको पता होगा कि डिफरेंट आपके पास ग्रुप्स होते हैं. हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है आपके पास, जो है वो अमाइन होते हैं, अल्काइन होते हैं, अल्कीन्स होते हैं, तो ये डिपेंड करता है. ठीक है, एंजाइम को किस चीज़ पे एक्ट करना है वो सिर्फ उसी पे जाके एक्ट करेगा. सो आई थिंक यू डोंट हैव एनी डिफ़िकल्टी. मैं रिपीट कर देती हूँ कंप्लीट लेक्चर. हमने आज स्टार्ट किया कहाँ से? यूजेज ऑफ एंजाइम्स. ठीक है, और यूजेज ऑफ एंजाइम्स में हमने ये देखा, यूजेज ऑफ एंजाइम्स में हमने ये देखा कि एंजाइम्स जो हैं वो किस तरह से डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो है वो यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे इन एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है. पेपर इंडस्ट्री है, ठीक है, बायो डिटर्जेंट्स के तौर पे हम इनको यूज़ करते हैं, हम इनको डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, और डिफरेंट ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ में हम इनसे अल्कोहल की प्रोडक्शन करवाते हैं. फिर हमने ये देखा कि ऐसे कौन से सबस्ट्रेट्स हैं बेसिकली जो हमारे लिए फैक्टर्स हैं बेसिकली जो एंजाइम की एक्टिविटी पे एक्ट करते हैं. तो वहाँ हमें ये पता लगी बात कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, जिनमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें शामिल हैं. सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है, जिसमें जो है वो आपके पास टेम्परेचर का चेंज है, पीएच का चेंज है. अगर किसी भी चीज़ में कोई चेंजेस आ रहे होते हैं तो होता क्या है कि एंजाइम अपनी एक्टिविटी जो है वो चेंज कर देते हैं, और एंजाइम की जो एक्टिविटी है, और अगर एक्सट्रीम चेंज आ जाता है तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं. जवेरिया, यू आस्क्ड अबाउट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. बेटा सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके साथ एंजाइम को बाइंड होना है. ठीक है, अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएं तो एक हद केमिकल रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है. ठीक है, केमिकल रिएक्शन इंक्रीज होगा लेकिन एक हद तक होगा. उसके बाद जब सारे एंजाइम्स, जैसे अगर आप सी में देखें, सारे एंजाइम्स जो हैं वो सैचुरेट कर लेते हैं ना सबस्ट्रेट को, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं या ना बढ़ाएं. इज़ दैट क्लियर? Inshallah, tomorrow we will continue this lecture. Stay blessed and stay safe at home. Till then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.